जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और जिस टॉपिक पे हम कल चर्चा किए थे वो था पंचायती राज्य व्यवस्था। पंचायती राज्य व्यवस्था की हमने जब शुरुआत की थी तो हमने आपको बताया था कैसे स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज्य व्यवस्था ये महत्वपूर्ण खोज थी। इसका पहला दर्शन चोल प्रशासन में मिला था। फिर आपको बताया गया था कि लॉर्ड रिपन ने इसके क्षेत्र में विशेष कार्य किया था, इसलिए लॉर्ड रिपन को पंचायती राज्य व्यवस्था का जनक कहा जाता है। फिर स्वतंत्रता के बाद यदि भाग की चर्चा की जाए, आर्टिकल्स या अनुच्छेद की चर्चा की जाए, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 40 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वहाँ पे, और 40 में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। फिर स्वतंत्रता के बाद 2 अक्टूबर 1952 को क्या हुआ था, तो आप कह दीजिएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ये बार बार पूछा जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, तो आप कह दीजिएगा 2 अक्टूबर 1952। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरी तरीके से फेल था। तो इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब फेल हुआ तो इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के फेलियर की जांच के लिए एक समिति गठित हुई थी, जिसे हम कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया कि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था वो फेल क्यों हुआ। तो उसने रीज़न बताया कि इसका महत्वपूर्ण रीज़न था कि जनता इससे जुड़ नहीं पाई, जो इसके फेलियर का मुख्य कारण बना। तो फिर सुझाव मांगा गया कि आप सुझाव बताओ। यदि ठीक है भाई, फेल हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो इसकी सफलता के क्या राज है। तो सफलता के राज की चर्चा करते हुए इस बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का गठन किया जाए, जिससे सत्ता का विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम व्यक्ति जुड़ सके, जिससे इसका विकास होगा। और इसी समिति के सुझाव पर पंचायती राज्य व्यवस्था की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1958 1 अप्रैल 1958 को ये नियम बन के पास हुआ। और इस नियम के आधार पर राजस्थान विधानसभा ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान विधानसभा ने नियम बना दिया कि ठीक है, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था लागू होगी। और उसे ही आधार बनाते हुए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि अशोक मेहता समिति आई। अशोक मेहता समिति के बाद आपकी DK राव समिति आई, सिंघवी समिति आई, थुंगन समिति आई। और इन सारी समितियों को समाहित करते हुए, मतलब इन सारी समितियों को जोड़ते हुए राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन 1989 लाया, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि 64वां संविधान संशोधन 1989, जिसमें कहा गया था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये प्रस्ताव जो आया था ये राज्यसभा में तो लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा में प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। फिर 1992 में PV नरसिम्हा राव की सरकार आई और 73वां संविधान संशोधन 1992 73वां
संविधान संशोधन 1992। इसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक, ए से ओ तक कुल 16 अनुच्छेदों में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। और इसके अतिरिक्त एक काम और किया गया था। वो काम क्या किया गया था? एक ग्रामीण अनुसूची का गठन। ग्रामीण अनुसूची का गठन किया गया था। ये काम किए गए थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। आप यहाँ तक पढ़ लिए थे कल की क्लास में। और आज की क्लास हमारी जो शुरू होगी वो प्रावधानों के स्तर पर। जैसे प्रावधान क्या क्या थे, ये हमारी पिछली क्लास का रिवीजन था और आज की जो क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है वो इससे हो रही कि प्रावधान क्या थे। तो सबसे पहले हम आते हैं अनुच्छेद 243। 243 क्या कहता है? पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा दी गई है। क्या किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा दी गई है। पंचायती राज्य व्यवस्था की परिभाषा दी गई है। व्यवस्था की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 में क्या कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा दी गई है। जैसे गांव स्तर पे क्या होगा? ग्राम सभा होगी। क्षेत्र स्तर पर क्या होगा? क्षेत्र पंचायत होगी। जिला स्तर पर क्या होगा? तो आप कह देंगे जिला समितियां होंगी। ये परिभाषा कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 243 में। अब हम आते हैं 243 ए। अनुच्छेद 243 ए। 243 ए में कहा गया है कि ग्रामीण स्तर पर, इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? तो कहा गया है ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में क्या बताया गया है? बताया गया है कि ग्राम सभा ग्रामीण स्तर पर उन शक्तियों का अनुपालन करेगी जो उसे राज्य विधानमंडल विधि बना कर दे। ग्राम सभा उन शक्तियों का पालन करेगी, उन शक्तियों का पालन करेगी जो उसे विधानमंडल बना के दे, जो उसे विधानमंडल बना कर दे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आपको डिटेल में व्याख्या की जा रही है। ग्राम सभा उन शक्तियों का पालन करेगी जो उसे विधानमंडल बना के दे। प्रश्न क्या पूछा गया था उसे आप नोट करके लिखेगा। पूछा गया था प्रश्न ये कि पंचायतें अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त कर सकती हैं? पंचायतें अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करती हैं? तो पंचायतें अपनी शक्ति जो है वो राज्य विधानमंडल से प्राप्त करती हैं। राज्य विधान मंडल से प्राप्त करती है। तो अनुच्छेद 243 ए क्या कहता है? 243 ए कहता है ग्राम सभा उन शक्तियों का प्रयोग करेगी जो विधानमंडल उसे विधि बनाकर देगा। अब अनुच्छेद 243 बी। बी क्या कहता है? ये पंचायतों के गठन के बारे में कहता है।
पंचायतों के गठन के बारे में क्या कहता है, उसे आप सुनिए। 243 में हमने देखा ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा उन शक्तियों का प्रयोग करेगी जिससे विधानमंडल विधि बना कर दे। अनुच्छेद 243 पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा करता है और कहता क्या है कि प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था होगी। प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और कही गई है, ऐसे राज्य जिनकी आबादी 20 लाख से कम हो, ऐसे राज्य जिनकी आबादी 20 लाख से कम हो, वहाँ पे मध्यवर्ती स्तर नहीं रहेगा। जैसे मध्यवर्ती मतलब क्षेत्र पंचायत स्तर जो है वो आपका नहीं रहेगा। अनुच्छेद 243 बी कहता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करता है और कहता है कि ऐसे राज्य जिसकी आबादी 20 लाख से कम होगी वहाँ पे मध्यवर्ती स्तर जो है वो नहीं रहेगा। अब 243 सी पे हम चलते हैं, लेकिन उसके पहले इसको हम मिटा लें। अनुच्छेद 243 थी। ए आपने देखा कैसे ग्राम सभा अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं। बी में आपने देखा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। सी कहता है पंचायतों की संरचना की विधि विधानमंडल बनाएगी। जैसे पंचायतों संबंधी जो भी कानून होंगे, पंचायतों की संरचना की विधि, पंचायतों की संरचना की विधि विधानमंडल बनाएगा। राज्य विधानमंडल या विधि राज्य विधान मंडल बनाएगा। अब ये क्या कहता है, पंचायतों की संरचना की विधि राज्य विधानमंडल बनाएगा। जैसे जो भी विधियां और कानून बनेंगे पंचायतों संबंधित, उसे बनाने का अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल को है, क्योंकि पंचायती राज्य व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। एक चीज़ और कही गई कि पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। यहीं पे कहा गया पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। पंचायतों के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। अनुच्छेद 243 डी, देखिए यहाँ पे कहा गया कि पंचायत ने प्रत्येक स्तर पर, अगर हम वैसे आए तो यहाँ पर पंचायतों में आरक्षण की बात कही गई है। पंचायतों में क्या कहा गया अनुच्छेद 243 डी में कि पंचायतों के आरक्षण की बात कही गई है। कहा गया कि प्रत्येक स्तर पर SC ST SC को
उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। प्रत्येक स्तर पर, वो चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला परिषद हो, प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर एसटी एससी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला क्षेत्र पंचायत हो या जिला परिषद हो, प्रत्येक स्तर पर एसटी एससी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। एक बात और यहाँ पे कही गई है, दूसरा क्लॉज क्या कहा गया है कि 1/3 महिलाओं को, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। एक बटे तीन सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इस आरक्षण की व्यवस्था का, ये क्या कहा गया है, राज्य विधान में। तीसरा पॉइंट, पहले एसटी एसटी को हर स्तर पे आरक्षण की व्यवस्था की गई है, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अब यहाँ तीसरा पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है कि राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पिछड़े वर्ग के लिए सीटों पर आरक्षण दे सकता है। सीटों पर आरक्षण दे सकता है। यानी बात समझ में आई आपको? यानी राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे सकता है। यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 में पिछड़े पंचायतों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रावधान नहीं था। मतलब 73वें संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। और जो इसका लास्ट और चौथा पॉइंट है उसे आप देख लीजिए, कहा गया है कि जो आरक्षण होगा वो चक्रानुक्रमण होगा, चक्रानुक्रम में होगा। मतलब इस बार सीट किसी दूसरे के लिए, अगले बार किसी दूसरे के लिए, अगले बार फिर किसी और के लिए आरक्षित होंगी। तो कहा क्या गया, अनुच्छेद 243D में आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायतों में। और उस पंचायतों में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक स्तर पर एससी एसटी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात जो बताई गई वो ये बताई गई कि 1/3 सीटें जो होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। फिर तीसरी बात आपको बताई गई कि राज्य विधानमंडल पिछड़े वर्ग को लिए विधि बनाकर आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में पिछड़े वर्ग के लिए पंचायतों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया। चौथी बात जो आपको बताई गई वो आरक्षण रोटेशन प्रणाली पर होगा, चक्रानुक्रम होगा। एक बार सीट किसी और वर्ग के लिए आरक्षित होगी, दूसरी बार किसी और के लिए, तीसरी बार किसी और के लिए। ये था आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
अगला हमारा है अनुच्छेद 243 ए ई 243 ई। यहाँ पे क्या है, कार्यकाल। 243 में कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल जो होता है वो प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष होता है। पंचायतों का जो कार्यकाल की बात की जाए तो जो प्रथम अधिवेशन होगा उस अधिवेशन से 5 वर्ष। आप समझिएगा पूरी बात को, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष। लेकिन कुछ अहम चीज़ें और हैं। कार्यकाल से पूर्व, जैसे 5 वर्ष होने से पहले यदि मृत्यु हो जाती है या किसी आधार पर इनको हटा दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा। 6 माह के अंदर नई पंचायतों का गठन कर लिया जाएगा। लेकिन शर्त क्या रहेगी, यदि 6 माह के अंदर जनरल चुनाव होने वाला रहेगा, सामान्य चुनाव होने वाला रहेगा, तब ये चुनाव नहीं होगा, उस जनरल इलेक्शन के साथ ही इस सीट को भरा जाएगा। अब आप बात को समझे, फिर से एक बार देखिएगा। अनुच्छेद 243 ए में कार्यकाल के वर्णन किया गया है। तो जो कार्यकाल की बात कही गई है वो ये बताया गया है कि पंचायतों का जो कार्यकाल होगा प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष होगा। पंचायतों के विघटन या आकस्मिक मृत्यु पर 6 माह के अंदर निर्वाचन हो जाएगा। लेकिन यदि 6 माह के अंदर जनरल चुनाव होने वाले रहेंगे, जनरल इलेक्शन होने वाले रहेंगे, तब ये चुनाव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 यफ की चर्चा हम करते। 243 यफ 243 यफ क्या कहता है, ये पंचायती राज में सदस्यों की योग्यता की बात करता है। कौन सी बात करेगा, तो आप कहेंगे सदस्यों की योग्यता। देखिए, पंचायत के सदस्यों की सारी योग्यताएं विधानसभा के सदस्यों जैसी होती। भारत का नागरिक होगा, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो। बस एक अंतर होता है, जो विधानसभा के सदस्यों की योग्यता जैसा ही होता है। बस अंतर क्या होता है कि उसकी आयु 25 वर्ष होती है, इसकी आयु जो होती है वो 21 वर्ष होगी। जो न्यूनतम आयु होगी वो 21 वर्ष होगी। क्या आपने देखा, अन्य सारी योग्यताएं जो होंगी वो विधानमंडल के सदस्य जैसी होंगी या विधानसभा सदस्य जैसी। क्या क्या आपने देख लिया, कार्यकाल देख लिया, योग्यता देख लिया। अब हम चलते हैं कार्य के बारे में। अनुच्छेद 243 एफ के बाद आता है आपका जी, और इसमें कार्य का वर्णन किया गया है। कार्य के बारे में क्या बताया गया है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों को शक्ति दे सकती है, जिससे पंचायत सामाजिक आर्थिक से संबंधित विषयों पर योजनाएं बना सकती हैं। क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों को शक्तियां दे सकती हैं, पंचायतों को शक्तियां दे सकती हैं, जिससे पंचायतें सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक आदि संबंधित कार्य कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट करके यहाँ लिखिएगा,
जो पंचायतों के संबंध में 11वीं अनुसूची का गठन किया गया है, 11वीं अनुसूची, उस 11वीं अनुसूची में कहा गया है कि जो पंचायतें होती हैं वो कुल 29 विषयों पर कार्य कर सकती हैं। कितने विषयों पर कार्य कर सकती है? तो आप कहेंगे 29 विषयों पर। लेकिन इन्हें कार्य करने की शक्ति कौन प्रदान करेगा? तो आप कह देगा इन्हें कार्य करने की शक्ति राज्य विधान मंडल के द्वारा प्राप्त की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आपका अनुच्छेद 243 243 की अब हम चर्चा कर ले थोड़ा सा। ये क्या कहता है? ये पंचायतों के संसाधन उपलब्ध कराता है। जैसे पंचायतों को संसाधन, पंचायतों को संसाधन कैसे उपलब्ध कराने का क्या मतलब होता है कि जैसे राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों को शुल्क वसूलने और खर्च करने का अधिकार दे सकती है। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को शुल्क वसूलने और खर्च करने का अधिकार दे सकती है। शुल्क वसूलने और खर्च करने का अधिकार दे सकती है। शुल्क वसूलने और खर्च करने का अधिकार दे सकती है। ये बात कहाँ गई गई है? अनुच्छेद 243H में। अब 243A आई, इम्पॉर्टेंट है। 243I, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। राज्य वित्त आयोग, इसमें क्या प्रावधान किया गया 243I में? इसमें कहा गया कि संविधान लागू होने के या 73वां संविधान संशोधन लागू होने के, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू होने के 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र 1 वर्ष के भीतर या यथाशीघ्र अधिकतम 5 वर्ष के भीतर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। किसका गठन किया जाए? तो आप कहेगा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए और जो राज्य वित्त आयोग है इसके सदस्यों की जो योग्यता है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, इसके सदस्यों की जो योग्यता होगी इस योग्यता का निर्धारण राज्य विधान मंडल करेगा। राज्य विधानमंडल करेगा और ये जो वित्त आयोग होगा ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 243I के अंतर्गत बताया गया
कि 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू होने के 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र या अधिकतम 5 वर्ष के भीतर एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और ये जो राज्य वित्त आयोग होगा, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होगा, वो कार्य और कार्यकाल इसका निर्धारण राज्य विधानसभा करेगा। और इन जो वित्त आयोग होगा, ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत कराएगा। अब आता है अनुच्छेद 243 के। इसमें पंचायतों के निर्वाचन का वर्णन है। पंचायतों के पंचायतों के निर्वाचन का वर्णन किया गया है। और जब पंचायतों के निर्वाचन की बात आती है तो इसके लिए कहा गया है कि एक निर्वाचन आयुक्त होगा। ये नहीं है, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको संविधान से हटा दिया गया है। जब हटा दिया गया तो उनका बस अलंकरण है। तो ये के ही है, जे नहीं है। जैसे आपके दिमाग में आ रहा था कि आई के बाद जे आना चाहिए, तो ये जे नहीं, ये के ही है। तो अब पंचायतों के निर्वाचन का वर्णन किया गया है। पंचायतों के निर्वाचन में कहा गया कि एक निर्वाचन आयुक्त होगा। इस निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होगी, एक निर्वाचन आयुक्त होगा जिसे हम राज्य निर्वाचन आयुक्त कहेंगे। इस निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा। और इस निर्वाचन आयुक्त का जो मुख्य कार्य होगा, ये निर्वाचन संबंधित नियमावलियों को तैयार करेगा, उसका अधीक्षण करेगा, उसका निर्देशन करेगा और नियंत्रण करेगा। ये सारा कार्य कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। चुनाव भी करवाएगा और इसे उसी विधि से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। राज्य निर्वाचन आयोग जो होगा उसे इसी विधि से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज। अब बात आती है एल की। अनुच्छेद 243 एल। एल ये क्या कहता है? ये कहता है कि इस भाग का उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगा। मतलब जो उपबंध बनाए गए ये संघ और राज्य दोनों क्षेत्रों में लागू हो सकते हैं। संघ और राज्य क्षेत्रों में लागू होगा। अब अनुच्छेद 243 एम आता है। ये एम क्या कहता है? एम कहता है कुछ अनुच्छेद 243 एम कहता है कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। किन किन क्षेत्रों में? अनुसूची 5 और 6। अनुसूची 5 व 6 वाले क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा। अर्थात मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एसटी एससी क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा। अनुसूचित 5 और 6 में ये लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह दें कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एसटी एससी आदि क्षेत्रों में यह लागू नहीं होगा। अब एन समाप्त कर दिया गया है। लास्ट है अनुच्छेद 243 ओ। लास्ट आपका है ओ। कुछ आर्टिकल्स को संशोधनों के द्वारा, अन्य माध्यमों के द्वारा हटाया जाता है। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय क्षेत्र वर्जित है। अब ये कहना क्या चाहता है कि कह रहा है कि निर्वाचित संबंधित मामलों में न्यायालयों के क्षेत्र का वर्जन है। निर्वाचित संबंधित
निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय क्षेत्र वर्जित है। लास्ट है ये। और ये क्या कहता है, इसको आप सुन लीजिए। ये कहता है कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयी क्षेत्र वर्जित है। जैसे न्यायालय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जैसे ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है, वैसे ही न्यायालय उस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसके पहले कर सकता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दी, उसके पहले यदि चाहे तो वो रोक लगा सकता है, लेकिन जब प्रक्रिया शुरू हो गई तब उस पर ये रोक नहीं लगा सकता। ये एक सामान्य नियम बनाया गया था। कब ये नियम सारे बनाए गए थे? 243 ए से लगाकर 243 ओ तक ये नियम बनाए गए थे 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसे आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था। और ये जो हमारा टॉपिक है, इसको हम देखेंगे कल तीसरे भाग में, पंचायती राज व्यवस्था के तीसरे भाग के अंतर्गत। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और आप एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और इसी के साथ आज की ऑनलाइन क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।